नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेपीएससी क्रैकर्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे, जो कि झारखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जेपीएससी के प्रीलिम्स की बात की जाए तो इस टॉपिक से एक प्रश्न कन्फर्म आता ही है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो अपलोड होने पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। तो मुंडा शासन व्यवस्था में सबसे पहले हम लोग मुंडा के बारे में कुछ जान लेते हैं, कुछ बेसिक बातों को मुंडा के बारे में जानते हैं। तो वो बेसिक बात क्या है? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मुंडा का प्रवेश झारखंड में कब हुआ था। 600 ईसा पूर्व में हुआ था। मुंडा झारखंड में 600 ईसा पूर्व में प्रवेश किए थे और ये यहाँ के मूल निवासी भी माने जाते हैं। मुंडा लोग यहाँ के मूल निवासी माने जाते हैं। मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है मुंडा जनजाति। और आगे देखते हैं तो आगे हम लोग जानते हैं इसमें कि प्रजातीय दृष्टि से यदि देखा जाए तो मुंडा प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह में आती है। प्रजातीय दृष्टि से यदि देखा जाए तो मुंडा प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह में आती है। झारखंड में यह जनजाति कोलेरियन समूह की जनजाति है। यदि आपसे प्रश्न पूछ दिए कि झारखंड में मुंडा जनजाति किस समूह की है, तो यह कोलेरियन समूह की जनजाति है और यह प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह में आती है। मुंडाओं की भाषा क्या है? तो मुंडाओं की भाषा है मुंडारी। और मुंडा लोग अपनी भाषा को एक नाम दिए हैं। मुंडा लोगों ने अपनी भाषा को एक नाम दिया है जिसे ये लोग बोलते हैं होडो जगर। मुंडा लोग अपनी भाषा को क्या बोलते हैं? होडो जगर बोलते हैं। मुंडा लोग अपनी भाषा को होडो जगर बोलते हैं। इनकी भाषा जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। इनकी ये जो भाषा है ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। चलिए इसमें हम लोग आगे जान लेते हैं। ये लोग मुख्यतः कहाँ निवास करते हैं? ये लोग मुख्यतः जो है वो रांची, संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू, गिरिडीह, गुमला, सिंहभूम आदि क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये लोग झारखंड के किन किन क्षेत्रों में निवास करते हैं? हजारीबाग, रांची, पलामू, गुमला, गिरिडीह, सिंहभूम, संथाल परगना आदि झारखंड के और अन्य क्षेत्रों में भी निवास करते हैं। ये मुख्यतः इतने क्षेत्र हैं। तो मुंडा लोगों के अनेक गोत्र हैं। इनके कई गोत्र हैं। आइंद, कंडुलना, केरकेट्टा, टुट्टी, डुंगडुंग, तिरकी, टोपनो, पूर्ती, बरला, बागे, बुलमुचू, बेंगरा, बोदरा, भेंगरा, सुरीन आदि ये सब इनके मुख्य गोत्र माने जाते हैं। इनके मुख्य देवता का नाम क्या है? इनके मुख्य देवता का नाम है सिंहबोंगा। इनके मुख्य देवता का नाम है सिंहबोंगा और इनके जो ग्राम देवता है उनका नाम क्या है? हाथू-बोंगा। इनके गांव की सबसे बड़ी देवी है जिनको ये लोग बोलते हैं देसावली। इनकी गांव की सबसे बड़ी देवी है जिनको ये लोग देसावली बोलते हैं, देसावली नाम से पुकारते हैं। इन सभी देवी देवताओं को ये लोग खुश रखने के लिए पाहन के द्वारा पूजा करवाते हैं और पाहन जो है उनका ये सरना में पूजा करते हैं। तो इनका यहाँ से एक प्रश्न निकलता है कि पूजा स्थल का नाम क्या है? तो इनका पूजा स्थल का नाम क्या है? सरना। और सरना में कौन पूजा करता है? तो पाहन करता है। सरना में पाहन पूजा करता है। और हम लोग आगे इसमें जानते हैं तो इन सभी देवी देवताओं को खुश करने के लिए प्रत्येक घर में इनके एक कुल देवता होते हैं जिनकी पूजा परिवार के मुखिया करता है। इनके कुल देवता का नाम है ओडाबोंगा। मुंडा लोग टोटेम की पूजा करते हैं जो इनका इष्ट चिन्ह होता है। मुंडा का एक इष्ट चिन्ह भी होता है। ये लोग अपने एक इष्ट चिन्ह का पूजा करते हैं जिसको वे लोग बोलते हैं टोटेम। टोटेम। तो चलिए मुंडा के बारे में हम लोग इतना
विस्तार से जान लिए और मुंडा जनजाति के बारे में एक विस्तृत वीडियो मैं लेकर आऊँगा, जिसमें मैं मुंडा जनजाति के बारे में सभी बातों की चर्चा करूँगा। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं मुंडा शासन व्यवस्था। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और मुंडा शासन व्यवस्था की ओर देखते हैं। मुंडा झारखंड में कोलेरियन समूह की एक जनजाति है। मुंडा झारखंड में कोलेरियन समूह की एक जनजाति है। मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति। और मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ क्या होता है? राजनीतिक प्रमुख। मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ है विशिष्ट व्यक्ति, एक विशेष प्रकार का व्यक्ति, लेकिन मुंडा शब्द का विशेष अर्थ क्या है? राजनीतिक प्रमुख। ये हम लोग आगे जानेंगे कि राजनीतिक प्रमुख क्यों बोला गया है। आगे देखते हैं हम लोग। तो मुंडा जनजाति जो है वो प्रजाति दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह में आती है। मुंडा जनजाति प्रजातीय दृष्टि से किस समूह में आती है? प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह में। मुंडा जनजाति के निवास स्थल को लेकर कई विचारधाराएं हैं। बहुत सारे विद्वानों ने मुंडा जनजाति को लेकर, उनके निवास स्थान को लेकर कई विचारधाराएं दी है। यदि प्रथम विचारधारा के अनुसार देखा जाए तो इनकी मूल भूमि तिब्बत को माना गया है। इनकी मूल भूमि किसको माना गया? तिब्बत को माना गया है। जबकि दूसरी विचारधारा है जिसके अनुसार भारत के दक्षिण पश्चिम से चलकर आर्यों के दबाव में मध्य प्रदेश आए और बाद में झारखंड के क्षेत्र में इनका प्रवेश हुआ। दूसरी विचारधारा के अनुसार यह बोला गया है कि भारत के दक्षिण पश्चिम से चल करके आर्यों के दबाव में ये पहले मध्य प्रदेश पहुंचे और उसके बाद झारखंड के क्षेत्र में इनका प्रवेश हुआ। तीसरी विचारधारा के अनुसार इन्होंने भारत के दक्षिण पूर्वी भाग से झारखंड में प्रवेश किया और असुर जनजाति को पराजित करके उसके निवास स्थान पर कब्जा कर लिया। असुर जनजाति झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है। तीसरी विचारधारा के अनुसार क्या बोला गया है कि मुंडाओं ने भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग से झारखंड में प्रवेश किया और असुर जनजाति को पराजित करके उसके निवास स्थल पर कब्जा कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि मुंडाओं की भाषा मुंडारी है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। मुंडाओं की जो भाषा है मुंडारी, वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि मुंडा लोग अपनी भाषा मुंडारी को किस नाम से बोलते हैं? होडो जगर। जो हमने वीडियो के शुरुआत में ही जाना था कि मुंडा लोग अपनी भाषा को एक नाम दिए हैं जिसको वे लोग होडो जगर बोलते हैं। तो मुंडाओं की जो भाषा मुंडारी है वो लोग उसको होडो जगर बोलते हैं, और जो भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, और ये लोग अपने भाषा को क्या बोलते हैं? होडो जगर। यहाँ पे मैंने दर्शा भी दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह जनजाति अर्थात मुंडा जनजाति मुख्य रूप से झारखंड के रांची, खूंटी, हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा, गिरिडीह, सिंहभूम तथा संथाल परगना में पाई जाती है। मुंडा जनजाति का मुख्य रूप से निवास स्थान कहाँ कहाँ है? झारखंड के किस किस क्षेत्रों में है? तो रांची, खूंटी, हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा, गिरिडीह, सिंहभूम और संथाल परगना। मुंडाओं के जो गांव है उनके गांव में 3 विशेष स्थल पाए जाते हैं। मुंडाओं के गांव में 3 विशेष स्थल पाए जाते हैं जिसे जनजातीय गांव की विशेषता भी मानी जाती है। वो 3 स्थल क्या क्या है? पहला है सरना, अखड़ा, और तीसरा हम लोग देखते हैं तो तीसरा है शासन। हम लोग सरना के बारे में जानते हैं। सरना जो है वो इस स्थान पर क्या करते हैं? ग्राम देवता निवास करते हैं। सरना जो स्थान है उसमें ग्राम देवता उनके निवास करते हैं मुंडाओं के। दूसरा हम लोग देखते हैं अखड़ा। तो अखड़ा एक स्थान है मुंडाओं के गांव में। अखड़ा एक स्थान है जहां पर ये लोग पंचायत की बैठक करते हैं और रात में युवक युवतियां जमा होकर इकट्ठा होकर नाचते गाते हैं। इसे गांव का सांस्कृतिक केंद्र भी कहा जाता है। अखड़ा को मुंडा गांव का सांस्कृतिक केंद्र भी कहा जाता है। और यहाँ पे पंचायत की बैठक होती है और रात में क्या होता है? युवक युवतियां जमा होकर नाचते गाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि शासन जो है वो समाधि स्थल है जहाँ पे
शवों को दफनाया जाता है और इस स्थल पर पत्थर के सील रखे जाते हैं जिसे शासन दिरी कहा जाता है। शासन एक स्थल है मुंडाओं के गांव में जहां पर शवों को दफनाया जाता है और इस स्थल पर पत्थर के सील भी रखे जाते हैं जिसे शासन दिरी कहा जाता है। मुंडा जनजाति के गांव में युवा गृह है। मुंडा जनजाति के गांव में युवा गृह होता है जिसे गीती ओड़ा कहा जाता है। यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि गीती ओड़ा किसे कहा जाता है। तो हम लोग जान लेते हैं कि मुंडा जनजाति के गांव में एक युवा गृह होता है जिसको गीती ओड़ा कहा जाता है। झारखंड क्षेत्र में जब मुंडाओं का प्रवेश हुआ तब आजीविका के लिए ये क्या करते थे, वनों को काट करके कृषि कार्य करने लगे थे और अस्थायी निवासी के रूप में स्थापित हो गए। जब झारखंड में मुंडाओं ने प्रवेश किया, कब प्रवेश किया झारखंड में, तो 600 ईसा पूर्व में मुंडा झारखंड में प्रवेश करते हैं। तो क्या करते हैं कि जो जंगल है जंगलों को काट देते हैं और वहां पे कृषि करने लगते हैं और कृषि करके वो अस्थायी निवासी के रूप में यहीं झारखंड में ही स्थापित हो गए। फिर उसके बाद देखते हैं तो उनके द्वारा जो बनाया गया खेत था, जो वनों को काट करके उन्होंने खेत बनाया था खेती करने के लिए, उसको खूंटकट्टी खेत कहा जाता था और उनके द्वारा बनाया गया गांव क्या कहलाता था, खूंटकट्टी गांव कहलाता था। यहाँ से भी हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि खूंटकट्टी खेत क्या है, खूंटकट्टी गांव क्या है। तो हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि उनके द्वारा जो बनाया जाता था खेत उसको खूंटकट्टी खेत कहा जाता था और उनके द्वारा जो गांव बनाया जाता था उसको खूंटकट्टी गांव कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग देखते हैं कि खेत बनाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था, खूंटकट्टीदार कहलाता था। यहाँ पे हम लोग एक चीज जान लेते हैं साथियों की, खूंट का अर्थ होता है परिवार। खूंट का अर्थ क्या होता है, परिवार। तो उनके द्वारा जो खेत बनाने वाला जो होता था, जो खेत बनाने वाला होता था वो क्या होता था, खूंटकट्टीदार कहलाता था। यह कहा जाता है कि उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था खूंटकट्टीदार व्यवस्था थी। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं तो इस मुंडा शासन व्यवस्था में क्या था, इस शासन व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक खूंट अपने जंगल और जमीन का मालिक होता था। मुंडा शासन व्यवस्था में क्या था कि प्रत्येक खूंट अपने जंगल और जमीन का मालिक होता था। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या जब बढ़ गई इन लोगों की, तो इन लोगों ने क्या किया, जनसंख्या बढ़ जाने के कारण जगह की रिक्वायरमेंट हुई, जगह की कमी हो गई। तो जगह की जरूरत पड़ने के बाद ये लोग क्या किए कि खूंटकट्टीदारों ने क्या किया, आस पास में ही नए गांव बनाने लगे। जनसंख्या बढ़ जाने के कारण जगह की कमी हो गई, जिससे क्या किया इन्होंने कि आसपास में ही नए गांव बनाने लगे। जितने भी नए गांव बनाए गए थे उन गांवों की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था का संचालन कहाँ से होता था, उनके पैतृक गांव खूंटकट्टीदार गांव से ही होता था। उनके पैतृक खूंटकट्टीदार गांव से ही होता था। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि मुंडा जनजाति के नए नए गांव जो बसाए गए थे उन गांवों का जो सभी व्यवस्था थे, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो या राजनीतिक हो, सभी व्यवस्थाओं का संचालन कहाँ से होता था, तो उनके पैतृक गांव खूंटकट्टीदार गांव से होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं तो हम लोग आगे देखते हैं कि जब गांव की संख्या अधिक हो गई तो क्या हुआ कि इन खूंटकट्टीदार गांवों की जो पंचायत व्यवस्था है उसकी विकास हुई। जब गांवों की संख्या अधिक हो गई तो इन खूंटकट्टीदार गांवों की पंचायत व्यवस्था विकसित हुई और कई गांव को मिला करके पड़हा का निर्माण किया गया था। जब गांवों की संख्या ज्यादा हो गई तो कई खूंटकट्टीदार गांवों को मिला करके एक पड़हा का निर्माण किया गया। मुंडा जनजातियों के प्रत्येक गांव की एक पंचायत होती है जिसका प्रमुख मुंडा कहलाता है। मुंडा जनजातियों का जो प्रत्येक गांव था उसका एक पंचायत होता था जिसका प्रमुख मुंडा कहलाता था। इसीलिए वहां पे हमने देखा था कि मुंडा जनजाति का विशिष्ट अर्थ क्या है, तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि मुंडा जनजाति का विशिष्ट अर्थ है राजनीतिक प्रमुख। इसी वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बताया था कि मुंडा जनजाति का सामान्य अर्थ है विशिष्ट व्यक्ति और मुंडा जनजाति का विशिष्ट अर्थ है प्रमुख, राजनीतिक प्रमुख। कई गांव के पंचायतों या गांव को मिला करके एक पट्टी
बनाया जाता था, जिसका प्रमुख मांकी कहलाता था। कई गांवों का जो पंचायत है उसको मिला करके एक पट्टी बनाया जाता था, और उसका भी एक प्रमुख होता था जिसको मानकी बोला जाता था। उसका भी एक प्रमुख होता था जिसको मानकी बोला जाता था। हम लोग आगे देखते हैं तो कई पट्टियों को मिला करके एक पड़हा बनता था, जिसका प्रमुख पड़हा राजा कहलाता था। पड़हा में हमेशा एक ही कुल के सदस्य होते थे, अर्थात पड़हा में जो सदस्य होते थे वह एक ही कुल के होते थे, वंशानुगत होते थे। पड़हा की भी एक पंचायत होती थी जिसे पड़हा पंचायत कहा जाता था। पड़हा की भी एक पंचायत होती थी जिसे क्या कहा जाता था? पड़हा पंचायत कहा जाता था। और इस पंचायत में राजा के अधीन कार्य करने वाले 5 कार्यपालक अधिकारी होते थे। इस पंचायत में राजा के अधीन जो कार्य करते थे 5 कार्यपालक अधिकारी होते थे। वे कौन कौन होते थे? दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल। दीवान कौन होते थे? दीवान होते थे पड़हा राजा का मंत्री। ये पड़हा राजा का मंत्री होता था। ठाकुर कौन होते थे? ठाकुर होता था पड़हा राजा का सहायक। ठाकुर पड़हा राजा का सहायक होता था। पांडे कौन होता था? पांडे होता था दस्तावेजों को रखने वाला अधिकारी। जो दस्तावेज रखता था वह पांडे होता था। और लाल कौन होता था? लाल होता था मुंडा शासन व्यवस्था में पड़हा सभा का वकील। यह पड़हा सभा का वकील होता था लाल। चलिए, यह सभी पद वंशानुगत थे। ये जो सभी 5 पद थे ये वंशानुगत थे। इनका कार्य क्या था? राजा की आज्ञा का पालन करना और राजा को सलाह देना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो पड़हा पंचायत में गांव के सिपाही को बरकंदाज कहा जाता था। पड़हा पंचायत में गांव के सिपाही होता था जिसको बरकंदाज कहा जाता था। पड़हा के सभा की कार्यवाही का नियंत्रण दारोगा करता था। पड़हा का जो सभा होता था उसका जो कार्यवाही है उसका नियंत्रण कौन करता था? दारोगा करता था। पड़हा पंचायत का स्थल को अखड़ा कहा जाता था। पड़हा का जो पंचायत होता था, पंचायत स्थल जहाँ पंचायत होता था उसको क्या कहा जाता था? अखड़ा कहा जाता था। राजा का पद वंशानुगत नहीं था। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि राजा के जो 5 अधिकारी थे उनका पद वंशानुगत था, परंतु राजा का पद वंशानुगत नहीं था। उनका चुनाव होता था। राजा का चुनाव होता था। यही कारण है कि मुंडा, मानकी, पड़हा सरदार की प्रशासनिक व्यवस्था भारत के प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो मानकी और पड़हा राजा को किसी प्रकार का कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता था। मानकी और पड़हा राजा को किसी भी प्रकार का कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता था। चलिए इसी आधार पर इसे सहकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। पड़हा पंचायत द्वारा सीमा विवाद, आपसी झगड़ों का निपटारा तथा अन्य विवादों को सुलझाया जाता है। पड़हा पंचायत के द्वारा क्या है कि सीमा विवाद, आपसी झगड़े और अन्य विवादों को सुलझाया जाता है। मुंडा की सर्वोच्च न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका मानी जाती है। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। जो मुंडा गांव है उसके धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? पाहन कहा जाता है। मुंडा जनजाति के गांव में भूत प्रेत से बचने के लिए एक पूजा आयोजित की जाती है जिसको पाहन द्वारा किया जाता है, जिसके बदले में उसे भूमि दी जाती है। मुंडा जनजाति में गांव में भूत प्रेत से बचने के लिए पाहन क्या करता है? पूजा करता है, पूजा पाठ करता है, जिसके बदले में उसे भूमि दी जाती है। जिसको क्या कहा जाता है? उस भूमि को डाली कटारी भूमि कहा जाता है या फिर भूत खेता भी कहा जाता है। और यह भूमि क्या होता है? जो डाली कटारी भूमि अर्थात भूत खेता, यह लगान मुक्त होता है। इस पे कोई भी कर नहीं लगता है पाहन को। मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का सहायक महतो और पुजार होता है। महतो का प्रमुख कार्य क्या होता है? ग्रामीणों को संदेश पहुंचाना। महतो का प्रमुख कार्य होता है ग्रामीणों को संदेश पहुंचाना। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद मैं मुंडा
जनजाति पर एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मुंडा जनजाति के बारे में सारी बातों को मैं क्लियर कर दूंगा, जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। ये टॉपिक पहले कराने का उद्देश्य यह था कि इस टॉपिक से हमेशा एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं और जेपीएससी के प्रीलिम्स में तो इससे एक प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मुंडा जनजाति पर मैं एक डिटेल में वीडियो लाऊंगा जिसमें मुंडा जनजाति के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। और अंत में मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।